15 अगस्त 2024 जब पूरा भारत अपना 77 इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने में बिजी था, उस वक्त हमारे ही देश का एक राज्य अपना 78 इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। इस स्टेट का अपना खुद का पार्लियामेंट है, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, यहाँ तक के विदेश मंत्रालय, अलग से गृह मंत्रालय और तो और इनका खुद का प्राइम मिनिस्टर भी है, जो इस वक्त हमारे ही देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरह अलग अलग देशों का दौरा भी करते हैं। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। लिटरली ये इंडिया के अंदर खुद का देश बनाकर चला रहा है, तो वहीं एक दूसरे राज्य में इंडियन गवर्नमेंट वहां के सिविलियन को हथियार थमाकर मिलिट्री ट्रेनिंग देकर जंग के लिए तैयार कर रही है। Troops known as village defense troops are given SLRs to defend themselves against terrorist attacks. ऐसा दृश्य तो आज से बहुत पहले इंडिया चाइना वॉर के दौरान 1962 में देखा गया था और 1990 में कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जब स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी तो हमारी गवर्नमेंट ने सिविलियन को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दिया था सेल्फ डिफेंस के तौर पे। न तो हमारे देश के अंदर किसी तरह का कोई हाहाकार मचा हुआ है और न ही मीडिया में इस तरह की कोई खबर चल रही है। मोदी जी खूब विदेशी टूर कर रहे हैं और फॉरेस्ट सफारी के मजे ले रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। हाँ, अगर कोई चर्चा सुनाई दे भी रहा है तो वो सुनाई देगा सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर। ये जो आप मैप में हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो, ये इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इन इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट का राज नहीं, बल्कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राज करता है, इंडियन नक्सल माओवाद। तालिबान, ISIS और बोको हरम के बाद इंडिया के ये नक्सलवादी माओ पूरी दुनिया का सबसे क्रूर आतंकवादी संगठन है। इसके पास 20,000 सैनिकों की विशाल सेना है जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और मकसद है इंडिया से डेमोक्रेसी को खत्म करके हार्डकोर कम्युनिस्ट शासन कायम करना। इंडिया के इसी रेड कॉरिडोर में हजारों गाँव है जो कम्प्लीटली नक्सलाइज्ड है। इंडियन आर्मी और गाँव के लोगों में खौफ फैलाने के लिए ये नक्सल बहुत ही क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे अपने दुश्मनों को जिंदा जला देना, सरेआम उसका कत्ल कर देना, बीच चौड़ा पे गोलियों से भूनकर उसको पेड़ और खंबे में लटका देना, 3rd डिग्री टॉर्चर करके तरपा कर मारकर पुलिस स्टेशन के सामने लटका देना, ताकि इन पूरे इलाके में इनकी दहशत फैल जाए और कोई भी इनके राज को चुनौती देने की हिम्मत न कर पाए। इन लोगों ने तो छत्तीसगढ़ के सिटिंग होम मिनिस्टर से लेकर साउथ के बड़े बड़े टीवी एक्टर्स तक को अगवा कर चुका है। इन नक्सलियों के कायदे कानून भी बड़े ही क्रूर है। हर परिवार को एक बच्चा नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही दे दिया जाता है। ये लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, बल्कि इनका खुद का ही अदालत होता है, जहां पर ये लोग कानून बनाने से लेकर सजा देने तक सब कुछ पब्लिकली एग्जीक्यूट करता है। इन इलाकों में इनकी खुद की अपनी गवर्नमेंट चलती है, जिसमें इसका खुद का नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल डे सब कुछ हमारे ही देश की तरह, लेकिन उसका बिल्कुल ही अलग ढंग से अपने तरीके से मनाया जाता है। छब्बीस जनवरी और 15 अगस्त को इन इलाकों में तो शोक दिवस मनाया जाता है, यानी कि ब्लैक डे। लोग अपनी खुद की इकोनॉमी चलाते हैं, बाकायदा टैक्स सिस्टम भी लागू किया हुआ है, जिस वजह से ऑफिशियली इनका एनुअल इनकम 100 करोड़ पहुंच जाता है। इसी के दम पर भारत के 38 जिलों में आज इनका राज है। इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि 2050 तक पूरे भारत को माओवादी कम्युनिस्ट शासन देश बनाना। अब जहां इंडिया के 9 स्टेट्स में नक्सल कॉन्फ्लिक्ट शुरू है और वहीं इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग ही भसड़ मची हुई है। अभी तक आपको सिर्फ ये पता होगा कि मणिपुर जल रहा है, और ये बात सही भी है, लेकिन मणिपुर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जो इंडिया में होकर भी अपने आप को आजाद बताता है। We are proud to be descendants of such a warrior race and I refuse to acknowledge myself as an Indian citizen. जिसके बारे में शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसका अपना खुद का पार्लियामेंट है, जिसका खुद का अपना PM है, वो है नागालैंड। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। 1946 में देश की पहली सेपरेटिस्ट रिबेलियंस की शुरुआत कश्मीर से नहीं बल्कि नागालैंड से हुई थी। नागालैंड का AZ फिजो नाम का एक लीडर था, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने नागालैंड को भारत से अलग सेपरेट देश की डिमांड रखी थी, लेकिन उनकी ये डिमांड मानी नहीं गई थी। इसीलिए AZ फिजो ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN नाम का संगठन बना लिया, जिसका आज तक सिर्फ एक ही मकसद है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और पूरे नागालैंड के हिस्सों को अलग करके एक अलग ही मुल्क बनाना। ये हमारे
हमारे ही देश के एक डिस्ट्रिक्ट हेब्रोन को आजाद भी करा चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर फुल्ली फंक्शन कंट्री की तरह है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था, जिसका ऑफिशियली स्लोगन इनकी अपनी पार्लियामेंट है, जिसे वो टाटर हो बुलाते हैं। इनके प्रभाव वाले इलाके में एक अलग से विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तक है। इनके पीएम किसी बड़े देश के पीएम की तरह ट्रेवल भी करते हैं। इन सब के अलावा नागालैंड की खुद की काफी एडवांस 15,000 से ज्यादा सोल्जर्स की आर्मी है, जिसमें फीमेल बटालियन भी है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, ये भी पाकिस्तान की तरह ही 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, वो भी खुल्लम खुल्ला। इनके 14 अगस्त के सेलिब्रेशन की ढेरों क्लिप सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। हैरानी की बात है, ये बाकी ग्रुप्स की तरह हमारी आर्मी को देखकर डर के भागती भी नहीं है, बल्कि उल्टा अगर इंडियन आर्मी उनके इलाके में चली जाए तो उन्हें वहाँ से खदेड़ देता है। हैरानी की बात है कि हमारी इंडियन आर्मी उनसे ऐसे शांति से बात करती है मानो जैसे वो चाइना की आर्मी से बात कर रहे हो। ओके, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सिंपली बात हो रहा है। ऐसा बात करने से कितना अच्छा होना था। फिंगर दिखा के मेजर साहब को बोल रहा है, वो हाई कमांड का अथॉरिटी से बोल रहा है हम लोग। ओके। और उधर नागालैंड की दूसरी साइड मणिपुर की स्थिति तो हम सब जानते ही हैं। कुकी और मेथिस के बीच कई महीनों से वॉर चालू है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। वहाँ इंडियन आर्मी 10 अलग अलग ग्रुप्स के 55,000 मिलिटेंट से एक साथ लड़ रही है। इन सभी 10 ग्रुप्स का भी बस एक ही मकसद है कि भारत से खुद को आजाद करके एक अलग मुल्क बनाना। ये सारे ग्रुप्स प्रोफेशनली ट्रेंड कमांडो की तरह है, जिसके पास रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर्स, यहाँ तक के स्टारलिंक जैसी एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, जबकि स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अभी तक आया भी नहीं है। मणिपुर के अलावा आसाम का भी यही हाल है। वहाँ भी 3 ग्रुप है जो आसाम को इंडिया से अलग करके एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 10 अरुणाचल प्रदेश, 40 आसाम, 50 नागालैंड और 60 मणिपुर मिलिटेंसी इन्फेस्टेड रीजन है। पिछले ही साल एक्स-रो चीफ ने कश्मीर को लेकर एक बड़ी जंग की चेतावनी जारी की है। उनका मानना है कि 80 से 90 टेररिस्ट जम्मू में घुस चुके हैं। सन 1990 में JKLF जैसे मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनी, वैसे ही 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं, वो भी पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से। शायद यही वजह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ के सिविलियन को हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। जैसे रूस यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेनी नागरिकों को हथियार थमाया गया था। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब भी अपने इतिहास को दोहरा रहा है, बिल्कुल 1980 की तरह। कनाडा और UN तक में उनका संगठन खालिस्तान को लेकर सक्रियता दिखा रहा है और पंजाब के कई हिस्सों में इस मूवमेंट को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सेम डिट्टो 1980 में जनरल सिंह भिंडरावाला ने किया था। आप चुप करके लकीर दे फकीर बन के बैठे रहे ते बाहर सिखा दा बुरा हाल होगा। दुनिया च मिसाल बनेगी कि खालिस्तान बने। इधर ये सब कुछ चल रहा है तो उधर साउथ में एक अलग ही द्रविड़ा नाडु नाम के देश का मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। द्रविड़ा नाडु बनाने का एक अलग ही रीजन है। दरअसल साउथ इंडिया के हर एक स्टेट का GDP सरप्लस में रहता है। कई ऐसे स्टेट है जिन्हें बीमारू स्टेट कहा जाता है, वो इंडियन GDP में अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट साउथ इंडिया का कुछ फंड इन बीमारू स्टेट पे खर्च कर देते हैं। इसीलिए वहाँ के कई सारे लीडर्स का कहना है कि जब हम खुद ही सफिशिएंट है तो फिर इंडिया के साथ क्यों रहे? इंडिया के साथ रह के तो हमारा कोई फायदा ही नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है। ऐसी ही वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में भी नेपाली लीडर सुभाष घिसिंग ने गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाकर कर रखा है। हाँ, मगर गोरखालैंड और द्रविड़ा नाडु ने अभी तक किसी भी तरह का वायलेंट नहीं किया है। इन सारी बातों से ये पता चल रहा है कि देश के लगभग सभी कोनों में देश पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश के नेताओं और सिविलियंस को देश को यूनाइट करने के लिए काम करना चाहिए और मीडिया को चाहिए कि रोज रोज के हिंदू मुस्लिम के इन फालतू की डिबेट के बजाय इन सीरियस मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।